हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता क्या है? तो देखिए, प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन। तो ये बताया गया कि ये क्रोनिक से हमें पता चल रहा है कि ये प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन होगा और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे? तो इसमें मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट हमको देखने को मिलेंगे। तो मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट जैसे मैक्रोफेज है, देखिए ये भी मोनोन्यूक्लियर है। लिम्फोसाइट्स ये भी मोनोन्यूक्लियर्स हैं और प्लाज्मा सेल्स, तो ये मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट हमको देखने को मिलेंगे विच लीड टू साइमल्टेनियस टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर, जो एक साथ टिश्यू डिस्ट्रक्शन और रिपेयर दोनों करेंगे। जैसे एंजियोजेनेसिस होगी, फाइब्रोसिस होगी, ये सब होगा एक साथ, यानी टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी एक साथ होगा और रिपेयर भी एक साथ होगा। क्योंकि क्रोनिक है तो हमें मालूम है कि जब लड़ाई लंबी चलती है तो उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन एक साथ देखने को मिलता है। कहीं पे बम गिरता है, कहीं पे हमला होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ और बाकी जगह पे रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। तो वही यहाँ पे देखने को मिलता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में भी। ठीक है, तो ये हो गया। और मे बी प्रिसीडेड बाय एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन से भी ऐसा हो सकता है। हमने वहाँ पे बताया था कि एक्यूट इन्फ्लामेशन का एक आउटकम क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी होता है। तो ये हो गया। अब ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता किससे है? तो देखिए, परसिस्टेंट इन्फेक्शंस। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, जैसे टीबी है या टी पैलेडियम या सर्टेन फंजाई एंड वायरस। तो ये अगर इनका इन्फेक्शन क्रोनिक है तो उसकी वजह से ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमको इसमें देखने को मिलेगी। ऑटो इम्यून डिजीज होगी और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट्स, और टॉक्सिक एजेंट्स का प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होगा। तो ये सारे इसके मैकेनिज्म है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होगी तब भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगी तब भी, और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट्स जैसे सिलिका तब भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और साथ साथ फॉरेन मटेरियल अगर है कोई तो उसकी वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो ये हमने स्टिमुलाई की बात कर ली। अब मीडिएटर्स की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें मेन क्या होता है? तो देखिए, मैक्रोफेजेस आर द डोमिनेंट सेल्स। तो इसमें मैक्रोफेज मेन रोल प्ले करते हैं। और इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स, तो टी सेल्स और मैक्रोफेज का इंटरेक्शन होगा। और इसमें टी में देखिए, टी हेल्पर 1 सेल और टी हेल्पर 2 सेल्स दोनों का इंटरेक्शन होता है। और इसी वजह से देखिए क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। तो देखिए, अगर टी हेल्पर 1 सेल्स से मैक्रोफेज का इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, और टी हेल्पर 2 से होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे आज हम बात कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्पर 1 और हेल्पर 2 में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए, अगर टी हेल्पर 1 सेल्स से इसका इंटरेक्शन हो रहा है तो ये सिक्रेट इंटरफेरॉन गामा, तो गामा इंटरफेरॉन ये सिक्रेट करेगा। फिर मैक्रोफेज क्लासिकल एक्टिवेशन, तो मैक्रोफेज क्लासिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और ये प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू में ही बात की थी। तो देखिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और रिपेयर एक साथ चलता है, तो ये प्रो इन्फ्लामेटरी होंगे। और टी हेल्पर 2 सेल्स सिक्रेट इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13। टी हेल्पर 2 सेल्स सिक्रेट इंटरल्यूकिन 4 और 13 दोनों सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से माइक्रोफेज अल्टरनेटिव एक्टिवेशन, यहाँ पे देखिए क्लासिकल एक्टिवेशन हो रहा था, यहाँ पे अल्टरनेटिव एक्टिवेशन होगा। और अल्टरनेटिव एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, रिपेयर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये रिपेयर करेंगे और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होंगे। जबकि ये देखिए, यहाँ टी हेल्पर 1 सेल्स से इसका जब इंटरेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे ये प्रो इन्फ्लामेटरी हो रहे थे और यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी हुए, और इसी को हम बोलते हैं फिर यहाँ पे फाइब्रोसिस होगी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे देखिए एंटी इन्फ्लामेटरी है और यहाँ पे प्रो इन्फ्लामेटरी है। इसी वजह से इसमें देखिए डिस्ट्रक्शन और रिपेयर एक साथ पाया जाएगा। तो इसको हम M1 बोलते हैं और इसको M2 मैक्रोफेज बोलते हैं। अगर टी हेल्पर 1 सेल के इंटरेक्शन में मैक्रोफेज आ रहे हैं तो M1 होंगे, प्रो इन्फ्लामेटरी होंगे। और टी हेल्पर 2 के इंटरेक्शन में आ रहे हैं तो ये M2 मैक्रोफेज बोलेंगे और ये एंटी इन्फ्लामेटरी या रिपेयरिंग वाले होंगे और ये फाइब्रोसिस कॉज करेंगे। अब टी हेल्पर 1 और हेल्पर 2 में हल्का सा फर्क देख लेते हैं जब बात आ ही गई। तो देखिए, ये जो टी सेल्स होती हैं, इन टी सेल पे देखिए ये CD4 या CD8 पॉजिटिव होते हैं, हमको मालूम है। अगर 1 है तो 8 पॉजिटिव होगा और 2 है तो 4 पॉजिटिव होगा। और ये देखिए, ये जो है ये रिसेप्टर होता है एंटीजन के। तो ये देखिए, ये एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी से आई, ये देखिए प्रोसेस्ड एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस्ड एंटीबॉडी देखिए एंटीजन को लेके आई। तो सबसे पहले ये अपने रिसेप्टर से, अगर CD4 है यानी टी हेल्पर 1 में CD8 से बाइंड करेगी और टी हेल्पर 2 में CD4 से बाइंड करेगी। उसके बाद फिर ये स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इससे बाइंड कर लेगा। और फिर उसके बाद ये देखिए मैक्रोफेज यहाँ पे जो आया था ना, ये मैक्रोफेज यहाँ पे इंटरल्यूकिन सिक्रेट करता है। इंटरल्यूकिन 1 सिक्रेट करता है इन द केस ऑफ टी हेल्पर 2 सेल्स। जब इंटरल्यूकिन 1 सिक्रेट ये करता है ना, तो देखिए इंटरल्यूकिन 1 ये स्टिमुलेट करता है इंटरल्यूकिन 2 के जीन को, इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, 4 को स्टिमुलेट करता है और 5 को स्टिमुलेट करता है। इतने सारे को ये स्टिमुलेट करता है जब मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 1 भेजता है और इंटरल्यूकिन 1 का रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, तो देखिए ये इंटरल्यूकिन 2 बाहर चला गया और रिसेप्टर यहाँ पे आके बन जाता है। फिर ये आके सेल्फ
स्टिमुलेट करता है सेल को, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोनिक एक्सप्रेशन होता है। और एक क्लोनिक एक्सप्रेशन होगा, फिर क्लोनिक एक्सप्रेशन के बाद ये बहुत सारे, ये सेम सेल बहुत सारे बन गए, और जब बहुत सारे बन गए उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ से इंटरल्यूकिन 1 जो आया था, ये इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 को भी स्टिमुलेट करेगा, इस जीन को। ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों स्टिमुलेट होंगे तो 4 और 5 सीक्रेट होंगे। तो 4 को हम बोलते हैं बी सेल ग्रोथ फैक्टर, और इसको बोलते हैं 5 को बी सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर। तो ये दोनों जाके बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, ये बी सेल को हेल्प करते हैं। बी सेल के ग्रोथ में 4 हेल्प करता है और डिफरेंशिएशन में 5 हेल्प करता है। तो इस वजह से इसको टी हेल्पर 2 सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये टी हेल्पर 2 सेल हो गया। और टी हेल्पर 1 सेल की बात करें तो टी हेल्पर 1 सेल में जब यहाँ पे मैक्रोफेज आता है तो मैक्रोफेज यहाँ पे सिक्रेट करता है इंटरल्यूकिन 12। तो ये इंटरल्यूकिन 12 जो होता है, ये इंटरल्यूकिन 4 और 5 को सप्रेस कर देता है। 1 और 2 को तो बनाएगा ही, लेकिन 4 और 5 को सप्रेस कर देगा। और जब 4 और 5 को सप्रेस करेगा तो ये बी सेल की हेल्प नहीं करेगा। अब ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और गामा इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करेगा, और एक गामा इंटरफेरॉन ये एक्टिवेट कर देते हैं मैक्रोफेज को। देखिए, तो जब मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं तो ये एपिथेलियॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टी सेल अब मैक्रोफेज का हेल्प कर रहा है। तो देखिए, ये भी अब हेल्पर सेल हुआ, तो इसको हम टी हेल्पर 1 सेल बोलते हैं। और ये टी हेल्पर 1 सेल ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में हेल्प करता है। और टी हेल्पर 2 सेल्स ये इम्यून रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये हेल्प करता है बी सेल को डिफरेंशिएट करने में या बी सेल के ग्रोथ में। तो हमने देख लिया टी हेल्पर 1 सेल और टी हेल्पर 2 सेल दोनों में फ़र्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात आई, हमने उसके फ़र्क को भी बता दिया। तो टी हेल्पर 1 सेल के इन्फ्लुएंस में मैक्रोफेज आएगा, तो ये क्लासिकल एक्टिवेशन होगा, जिसकी वजह से प्रो इन्फ्लामेटरी होगा, यानी इन्फ्लामेशन को ये स्टिमुलेट करेगा। और टी हेल्पर 2 सेल्स इंटरल्यूकिन 4 और 13 को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से माइक्रोफेज अल्टरनेटिव एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होती है। और उसके बाद फिर आउटकम की बात की जाए तो देखिए, आउटकम में सबसे पहले स्कैरिंग देखने को मिलेगी, एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगी, और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुआ तो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन हुआ, और जब क्रोनिक हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन होगा तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी, और जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगी तो उसी वजह से हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हेलिकोबैक्टर पायरोली इन्फेक्शन हुआ, तो जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ तो इसकी वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगी, और ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ये कॉज करेगी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। तो देख लिए, ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है नियोप्लास्टिक टिश्यू में भी। ठीक है, तो हमने क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात की। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में हमने यहाँ पे बात कर लिया कि ये मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है, जबकि एक्यूट में हमने बात किया था कि वहाँ पे न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट होता है, जो कि मल्टी न्यूक्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर होगा मैक्रोफेज या लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स। और उसके बाद फिर देखिए, इसमें डिस्ट्रक्शन और रिपेयर एक साथ पाया जाएगा। और इसके स्टिमुलाई की बात करें तो टीबी बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है, और इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। ऑटो इम्यून डिजीज में भी ऐसा होगा। और मीडिएटर की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पे मैक्रोफेज 2 तरह के M1 और M2 होते हैं। M1 मैक्रोफेज ये इन्फ्लुएंस होता है टी हेल्पर 1 सेल से, और ये प्रो इन्फ्लामेटरी होता है। और M2 जो होता है ये टी हेल्पर 2 सेल से इन्फ्लुएंस होता है, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। और आउटकम की हम बात की है तो ये न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है। और जैसा कि हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन का अगर क्रोनिक हो रहा है तो वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करेगा। इसी तरीके से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन अगर है, ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ आगे जाके गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कॉज करेगा।